नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, हमारे द्वारा प्राचीन भारत की सीरीज में यह हमारा अगला वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानेंगे, उनके साम्राज्य के विषय में, उनके साम्राज्य को जो संगठन था उसके विषय में हम बात करेंगे। साथ ही हम उस समय जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में जानेंगे और उसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बड़ी सेना रखी गई थी उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, परंतु उससे पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश का जो संस्थापक हुआ वह चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जिसने सन 321 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना की। यह मगध साम्राज्य की स्थापना इन्होंने जो इनके सेनापति थे कौटिल्य, उनकी सहायता से की। दोस्तों, यह जो कौटिल्य थे या जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, यह बहुत ही अधिक बुद्धिमान थे। इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर चंद्रगुप्त मौर्य इतना अधिक महान बन पाया। दोस्तों, जब हम मौर्य वंश के बारे में आगे देखते हैं तब हम पाते हैं कि उस समय की भाषा जो है वह पाली थी। मैंने आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब मैंने आपको उसमें बताया था कि बौद्ध धर्म के द्वारा पाली भाषा अपनाई गई थी, जो कि उस समय सामान्य जन लोगों की भाषा थी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उस समय पाली भाषा का प्रचलन हमारे उत्तर भारत में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था वह मोर था। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाके में काफ़ी अधिक संख्या में मोर पाए जाते हैं। मोर एक तरीके से शक्ति का भी प्रतीक है। वर्तमान समय में भी हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो हमारी परंपरा है, चूंकि जो हमारा सारनाथ का स्तंभ है जहाँ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह आता है वह भी हमारे अशोक के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो शिक्षा का केंद्र है वह तक्षशिला में मिलता है। उस समय दोस्तों तक्षशिला एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था जहाँ पर दूर दूर से लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह जो तक्षशिला है यह वर्तमान में अफगानिस्तान देश में पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जूनागढ़ के अभिलेख से पता लगता है। दोस्तों, यह प्राचीन भारत में पाया गया सबसे पहला अभिलेख था। इसी के बाद हम और भी बहुत सारे अभिलेख पाते हैं। इसके बाद हम बेसिकली अशोक के अभिलेख देखते हैं, परंतु यह जूनागढ़ का अभिलेख हमारे प्राचीन भारत में सबसे पहला पाया गया था, जो कि रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखवाया गया था और इसमें बेसिकली चंद्रगुप्त और उसके राज्य के बारे में लिखा गया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त के राज्य में ही तक्षशिला पड़ता है और बिहार वगैरह जो मगध था वह तो था ही, उनकी राजधानी जो पटना थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य उस समय मौर्य का रहा होगा। आगे हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, जिनकी आप ये तस्वीर बराबर में देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यह जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर राजगद्दी पर बैठा था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नंद वंश के अंतिम शासक के समय पर अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और जो राज्य था उसमें बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई थी। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 25 वर्ष की उम्र में मगध का सिंहासन हथिया लिया। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने काबू में कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वह सबसे पहले विलियम्स जोन्स ने सेड्रोकोटस के नाम से की थी। दोस्तों, जब उस समय आपने देखा कि 327 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, उसी के साथ ही बहुत सारे जो यूनानी थे वह विद्वान भारत में आए थे और वह चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नाम से पुकारते थे। इसी में एक नाम सेड्रोकोटस था, जिसकी पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। दोस्तों, हमें चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के विषय में भी ज़्यादा अधिक ज्ञात नहीं है। ब्राह्मण साहित्य और जो पुराण हैं और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वंश का बताया गया है। इसके अलावा जो हमारे जैन व बौद्ध साहित्य हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का बताते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार उस समय मगध प्रदेश के आसपास एक क्षत्रिय जाति निवास करती थी, जिसमें से ही हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो रणनीति बनाई उसका विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में है,
जिसकी रचना विशाखदत्त ने 9वीं सदी में की थी। दोस्तों, इतने बड़े साम्राज्य का राजा होने के नाते उसके बहुत अधिक दुश्मन भी रहे होंगे, और उन्हीं दुश्मनों को टैकल करने के लिए जो हमारे चाणक्य जी थे वो बहुत ही बुद्धिमानी से रणनीति बनाते थे। उसके विषय में आप मुद्रा राक्षस आदि में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह एलेना से हुआ, जो कि सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुलस निकेटर की पुत्री थी। दोस्तों, आपने देखा कि 327 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत आया था तब उसने पोरस को हराया था, परंतु वह उत्तर में आगे नहीं बढ़ा और उसके 2 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। परंतु उसका जो उत्तराधिकारी था वह सेलुलस निकेटर था। उसका हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसी के बाद उसने एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। उसने अपनी पुत्री का विवाह, एलेना का विवाह, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे उनसे कर दिया। और आप देखते हैं कि करीब 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुलस निकेटर को उस समय दिए थे। क्योंकि हमारे उत्तर भारत में इतने अधिक हाथी उस समय नहीं होते थे, परंतु हमारे पूर्वी भारत में हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह अंतिम समय में अपने सब राजकाज को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर आचार्य भद्रबाहु से शिक्षा लेकर श्रवणबेला में चला गया। वहीं पर रहकर उसने अपने प्राण 297 ईसा पूर्व में त्याग दिए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था। मैंने आपको बताया था जैन धर्म पढ़ाते हुए कि किस तरीके से जैन धर्म में एक तरीके से सांसारिक जो बंधन है उनको छोड़ दिया जाता है। उसी पर चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जो जिंदगी के आखिरी पल थे वह सब कुछ छोड़कर एक घने जंगल में एक गुफा में बिताए थे। दोस्तों, इसी से पता लगता है कि किस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय समाज में बहुत अच्छा प्रभाव रखते थे। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यह साम्राज्य बहुत विशाल था, परंतु यह साम्राज्य कितना विशाल था इसके बारे में हम जब देखते हैं तब हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह प्राचीन भारत का सबसे पहला पाया हुआ अभिलेख है। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलुलस निकेटर को पराजित किया। इसके विषय में भी अब चर्चा कर चुके हैं। सेलुलस निकेटर ने मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मैगस्थनीज जो था वह उस समय का प्रमुख विद्वान था। वह भारत में आया और भारत की जो मगध की राजधानी उस समय पटना हुआ करती थी वहाँ पर रुका, और उसने उस समय के सामाजिक जीवन के विषय में, लोगों के विषय में, धार्मिक मान्यताओं के विषय में बहुत कुछ लिखा। उसी को पढ़कर आज हम उस समय के विषय में इतना कुछ जानते हैं। दोस्तों, यह जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था यह उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है, यहाँ पर आप ये जो कलिंग है इसको देख सकते हैं कि यह साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, जो उड़ीसा वाला हिस्सा है। चूँकि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, आपने पढ़ा होगा कि उस आक्रमण में बहुत अधिक खून खराब हुआ था, जिसे देखकर सम्राट अशोक ने आगे युद्ध ना करने का निर्णय लिया था। अगर हम उस हिस्से को छोड़ दें तो आप देखते हैं कि लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत और मध्य भारत जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के इलाके में आता है। उसके अलावा आप अफगानिस्तान तक के सारे हिस्से को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में पाते हैं। आप गुजरात के सौराष्ट्र के हिस्से तक जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है वह बहुत अधिक विस्तृत था। दोस्तों, यह जो साम्राज्य का संगठन था यह बनाए रखने के लिए बहुत ही अधिक बुद्धिमानी के साथ प्लानिंग की ज़रूरत हुई होगी। इसी के विषय में हम देखते हैं कि जो मैगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें उस समय के जो साम्राज्य के संगठन है उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह स्वेच्छाधारी शासक था और सारे अधिकार अपने हाथों में रखे हुए था। दोस्तों, उस समय यह मान्यता होती थी कि जो राजा होता है उसमें दैवी शक्तियाँ होती हैं, वह एक तरीके से ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है और लोगों को ईश्वर, राजा को एक तरीके से ईश्वर मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए, या एक तरीके से लोगों के अंदर जो राजा था उसके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखने के लिए किया जाता था। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी सिर्फ अपनी मर्जी चलाता था। एक तरीके से वह एक तरीके से डिक्टेटर था, तानाशाह था। उस समय हमें लोकतंत्र के सबूत नहीं मिलते हैं, परंतु हम देखते हैं कि मैगस्थनीज के अनुसार राजा की सहायता के लिए एक परिषद गठित थी, परंतु हमें नहीं लगता कि वह परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य था अथवा नहीं।
दोस्तों उसके लिए एक एडवाइजरी जरूर थी, परंतु वह उसकी सलाह ले भी सकता था और नहीं। जैसे कि आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री के साथ हमारी मंत्रिपरिषद होती है, वह उसकी सलाह मान भी सकता है प्रधानमंत्री, अथवा नहीं भी मान सकता, और वह अपनी मंत्रिपरिषद स्वयं बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो साम्राज्य था वह अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और हर प्रांत को एक राजकुमार संचालित करता था। दोस्तों इतना बड़ा साम्राज्य जो है अलग अलग प्रांतों में बटा था, और जो उस समय जो राजकुमार होते थे, अथवा अगर राजकुमार ना हो तो राज्य का कोई भी एक तरीके से राजपुत्र या फिर जो उस समय राजवंश था उसी से संबंधित कोई रिश्तेदार जो है वह प्रांतों को संचालित करता था, एक तरीके से उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। फिर हम देखते हैं कि प्रांत भी छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त थे, प्रांत नगरों में और नगर जो है वह ग्रामों में विभक्त थे, जैसा कि आज के समय में भी होता है। उस समय हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला आदि चोटी के नगर थे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यह नगर कितने अधिक महत्वपूर्ण थे जब हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा था। दोस्तों यह नगर बहुत ही अधिक बड़े व्यापारिक केंद्र थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। दोस्तों यह जो समितियां होती थी यह उस समय जो वहाँ के लोकल काम होते थे उनको देखती थी, जैसे कि सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा, बांटो और मापों का नियमन, इस तरह के कार्य जो है वह समितियां करती थी, और उनके लिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनी हुई थी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि विदेशियों की रक्षा तक के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। आप इस तरह की चीज़ें वर्तमान समय में भी नहीं देखते हैं, तो आप यह मान सकते हैं कि उस समय जो प्रशासन व्यवस्था थी वह कितनी अधिक सुदृढ़ रही होगी। इसके अलावा मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बताया था कि जो सजा थी वह बहुत अधिक कड़ी दी जाती थी, लोगों के हाथ काट लिए जाते थे, उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी, और एक तरीके से मौत के बदले मौत का उस समय कानून चलता था। तो ये जो कठिन सजाएं थी ये भी उस वक्त कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी थी। दोस्तों हम देखते हैं कि केंद्रीय शासन में 2 दर्जन से अधिक विभाग थे जो कि राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखते थे। दोस्तों जैसे कि आज केंद्र सरकार के साथ हम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, इसी तरीके से उस समय भी करीब 2 दर्जन से अधिक विभाग हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा के लिए निश्चित रूप से एक विशाल सेना की जरूरत हुई होगी। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में अगर भारत की सेना ना हो तो क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि जो हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं वही भारत पर आक्रमण कर देंगे, इसलिए एक देश की सुरक्षा के लिए विशाल सेना होना बहुत ज़रूरी है। और उस समय भी जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं उनके पास बहुत अधिक विशाल सेना थी। प्लिनी एक विद्वान थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और करीब 9,000 हाथी थे। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भी भारत की जो कुल सेना है वह करीब 25 लाख के आसपास है, जिसमें 12 लाख के करीब एक्टिव सेनानी है, तो उसकी करीब आधी सेना हमें उस समय भी देखने को मिलती है। एक अन्य लेखक के अनुसार मौर्य सेना के पास 8,000 घोड़े से चलने वाले रथ भी थे। यह जो रथों वाली विशेषता मैंने आपको बताई थी कि आर्य सभ्यता में थी, और यह जो रथ थे यह बेसिकली हमारे अफगानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान के इलाके में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के पास अपनी एक खुद की नौसेना भी थी। आपने देखा कि मगध के जो शासक अशोक हुए हैं उन्होंने अपने पुत्रों को श्रीलंका और म्यांमार भी भेजा था, एक तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो यह सब एक तरीके से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए था कि उनके पास उनकी अपनी खुद की नौसेना भी थी। दोस्तों मैगनीज के अनुसार दैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक मंत्री परिषद थी जो कि 5 सदस्यों की 6 समितियों में विभाजित थी। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी सेना के रखरखाव के लिए एक पूरा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसी के क्रम में 30 बड़े प्रमुख अधिकारी थे जो कि अलग अलग 6 समितियों की प्रधानता करते थे, जिसमें हम देखते हैं कि पैदल, घुड़सवार सैनिक, हाथी वाली जो हमारी बटालियन है वो, और जो रथ वाली बटालियन है, और जो सवारी सेना है, सेना के इन 6 अंगों का प्रबंधन एक अलग अलग समिति को सौंपा गया था। आप देखते हैं कि वर्तमान समय में जैसे हमारी वायुसेना, जल सेना और थल सेना है, इसी तरीके का इंतजाम उस समय मौर्य साम्राज्य में किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य सेना नंद सेना की लगभग 3 गुना थी। हमने उस समय नंद सेना के विषय में भी जाना था। सिकंदर का आक्रमण उस समय भारत में इसलिए ही नहीं हो पाया था क्योंकि सिकंदर की सेना कहीं ना कहीं भारतीय सेना से डर गई थी, और अब तो मौर्य के पास लगभग 3 गुना सेना थी, और उन्होंने सेल्यूलस निकेटर को भी हरा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं
कि इतनी बड़ी सेना रखने के लिए दोस्तों कर व्यवस्था का बहुत अधिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेना तो कोई भी रख ले, परंतु सैनिकों के अपने खर्चे होते हैं, हाथियों के अपने खर्चे होते हैं, सैनिकों को बाकायदा उनको पेंशन देनी पड़ती है, उनको सैलरी देनी पड़ती है। यह सब एक अच्छी कर व्यवस्था के साथ ही संभव है। तब हमें उस समय एक अच्छी कर व्यवस्था देखने को मिलती है। राज्य ने क्या किया कि जो खेतीहर मजदूर थे और शूद्र थे, उनकी सहायता से जो हमारी पड़ती ज़मीन है उसको तोड़कर कृषि क्षेत्र बनाए। और जब कृषि क्षेत्र बढ़े तो उससे क्या हुआ, राज्य की जो आय है उसमें वृद्धि हुई। हम देखते हैं कि किसानों के लिए लिया जाने वाली आय, उनके जो आय थी उसकी 4 से छठे हिस्से तक होती थी। जैसे कि आज के वक्त में हमारा इनकम टैक्स है जो कि हम 20 से 30% पे करते हैं, उसी समय जो किसान थे वह करीब अपनी जो उपज है उसका 4वां हिस्सा अथवा छठा हिस्सा जो है वह राजा को कर के रूप में देते थे, जो कि बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है। बाकी जब हम आधुनिक भारत में देखते हैं कि अंग्रेजों तो 11/12 हिस्सा तक भारतीयों से एक तरीके से कर से वसूल लेते थे। हम देखते हैं कि किसानों को सिंचाई की सुविधा भी दी जाती है और उस समय सिंचाई के लिए अलग से कर भी होता था। उसके बाद हम देखते हैं कि आपातकाल की स्थिति में अधिक उपज कर के लिए भी किसानों को बाध्य कर किया जाता था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इससे पहले के जो वंशज थे वो एक तरीके से किसानों से उनसे जबरन वसूली का भी काम कराया जाता था। महीने में एक दिन उनसे बंधुआ मजदूरी ली जाती थी। इसी तरह की व्यवस्था उस समय भी थी दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उस पर भी प्रवेश द्वार पर चुंगी कर लगाया जाता था। इसके बाद हम यह देखते हैं कि खान जो हमारा लोहा निकलता था मगध के आसपास, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो खदानें थी वहाँ से, उसके अलावा राजस्थान से निकलने वाली चांदी, शराब की बिक्रियों और हाथियारों के निर्माण आदि पर राज्य का पूर्णतः एकाधिकार था। दोस्तों हमने यहाँ पर कर के विषय में जाना, सेना के विषय में जाना, साम्राज्य के संगठन के विषय में जाना। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आपका सपोर्ट मेरे मोटिवेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।